नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा। इस वक्त की सुर्खियों के साथ हाजिर हूं। समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राज्य में परिवर्तन का जताया भरोसा। पीएम मोदी तमिलनाडु में एनडीए की विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली से पहले कहा, भ्रष्ट डीएमके सरकार की विदाई का तमिलनाडु ने कर लिया है फैसला। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत के एआई क्षेत्र को बताया प्रमुख वैश्विक शक्ति। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, हर कोई भारत के साथ करना चाहता है पार्टनरशिप। मध्य प्रदेश के भोजशाला में वसंत पंचमी की धूम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज का समय। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का बदला मिजाज। बर्फ की सफेद चादर में ढके पहाड़ तो मैदानों में बारिश ने बढ़ाई ठंडक। अगले कुछ दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश भर में जहां भी वे जाते हैं वहां युवाओं की ऊर्जा और भावना साफ नजर आती है। समाज के हर वर्ग के लोग अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रील्स भी युवाओं की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई हैं। पीएम ने बताया कि आलोचनाएं और तीखे शब्द उन्हें अक्सर सुनने को मिलते हैं, लेकिन वे इसे अपमान नहीं मानते। वे जनता का प्यार और भावनाओं को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता के प्रति विश्वास और स्नेह किसी भी रील या शब्द से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं देश भर में जहां भी जाता हूं, बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के केवल नाम अलग हैं, लेकिन नीतियां वही हैं। उन्होंने कहा कि यूडीएफ को 5 या 10 साल बाद मौका मिलता है, लेकिन सरकार बदलती है और सिस्टम वही रहता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि केरल के लिए ऐसे विकासशील और जनता केंद्रित शासन की आवश्यकता है जो सीधे लोगों की भलाई पर काम करे। एलडीएफ और यूडीएफ, इन दोनों के झंडे अलग है, सिंबल अलग है, लेकिन इनकी पॉलिटिक्स, इनका एजेंडा एक ही है। झंडा अलग है, एजेंडा एक है। फुल करप्शन, जीरो अकाउंटेबिलिटी, फुल कम्युनलिज्म,
जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी एलडीएफ और यूडीएफ को पता है कि 5 या 10 साल बाद उन्हें ही मौका मिलता है, इसलिए यहां सरकार तो बदलती है लेकिन सिस्टम वही रहता है। अब आपको सही मायने में नई सरकार बनानी है। केरला के लिए प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट सरकार बनानी है और ये काम बीजेपी, एनडीए यही कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्ट और कांग्रेस की मिलीभगत से पूर्व में चली सरकार पर किसानों की अपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट पर किसानों के लिए घोषित की गई मुआवजे की राशि को हड़पने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज के समय में किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों का पूरा पैसा उनके खातों में जा रहा है। 2014 से पहले दिल्ली में 10 साल तक लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी। उस दौरान केरला के किसानों या यहां के फिशरमैन के लिए ना लेफ्ट ने कुछ किया और ना ही कांग्रेस ने कुछ किया। दिल्ली में सरकार में बैठे थे तब भी नहीं किया। किसानों के नाम पर जो झूठे पैकेज घोषित होते थे उसका पैसा कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों की जेब में पहुंच जाता था। किसान का पैसा किसान को मिले इसके लिए एनडीए की केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि शुरू की। इसे केरला के लाखों किसानों के अकाउंट में 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ रुपए सीधे मेरे केरल के किसान भाई बहनों के खाते में जमा हुए हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के लोग चाहकर भी इस पैसों को लूट नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के साथ गरीब कल्याण की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल भी केरल से शुरू हुई है, जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों और फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इन विकास और रोजगार सृजन वाली पहलों के लिए केरल वासियों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत
इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुअनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु भी जाएंगे और चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मदुरांतकम में एक विशाल जनसभा करेंगे। उससे पहले पीएम ने कहा कि तमिलनाडु एनडीए के साथ है और तमिलनाडु ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को विदाई देने का फैसला कर लिया है। दरअसल आज पीएम की रैली में एनडीए नेताओं की भी मौजूदगी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। वो चेन्नई से करीब 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में 5 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। हाल ही में अबुमनी रामदास और टीटीवी दिनाकरण के एनडीए से जुड़ने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। Our whole Tamil Nadu is very happy to see our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji launch our NDA's campaign. तमिलनाडु में इसी साल के मध्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और एनडीए नेता मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार की विफलताओं को जनता के सामने प्रमुखता से उठा रहे हैं। So here people are very fed up with the DMK government, the corrupt government, the family ruling government. The people are already fed up. The people are showing them anger against the DMK, against the DMK government. The people are waiting for the right time to throw out the DMK government from the power, and they are welcoming to the NDA. प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। It's a very pleasant moment for Tamil Nadu because we are going to create an ever-ending victory in 2026 under the leadership of our leader Edapadiyar, and Modi ji is our biggest support for that. Getting new people inside, a lot of alliance parties are coming inside, and the team is becoming bigger day by day, and we are looking forward to win this upcoming elections for sure, and this meeting would be definitely a game changer in Tamil Nadu politics. तमिलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली एनडीए के चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमिलनाडु की इस जनसभा से एनडीए के अभियान की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है। लक्ष्य है 2026 का तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव और राज्य की सत्ता से डीएमके को हटाकर एनडीए सरकार की वापसी करना। कैमरामैन सुनील लारा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तमिलनाडु। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए समाचारों के साथ।
व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। आईएमएफ प्रमुख ने भारत के एआई क्षेत्र में हो रही प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित होता टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और कुशल आईटी मानव संसाधन भारत को एआई में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बना रहे हैं। हाल के वर्षों में किए गए सुधारों और तकनीकी नवाचारों के चलते भारत में एआई की संभावनाएं बेहद मजबूत हैं और भारत भविष्य में वैश्विक एआई नेतृत्व में अहम भूमिका निभा सकता है। We have admiration for India, for how India has developed over the last years in terms of fabulous reforms, in terms of building digital public infrastructure amazingly well, and in terms of the IT-skilled labor force. The fund believes that the prospects for India in AI are remarkable. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिकेट की भाषा में समझाते हुए कहा कि एआई परिवर्तन 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला जैसा है और हम अभी पहले मैच के पहले दिन में ही चल रहे हैं। विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान वैष्णव ने कहा कि एआई परिवर्तन में अभी लंबा सफर तय करना है और इसमें भारत अहम भूमिका निभाएगा। भारत सभी 5 मैचों में बहुत अहम भूमिका निभाएगा और अंतिम चरण में नेतृत्व की स्थिति लेगा। पांचों के पांचों लेयर में काम करना ही करना है और ये अगर क्रिकेट की भाषा में कहो तो एआई ये मल्टी डेकेड ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी 5 टेस्ट मैच की सीरीज अगर है तो ये फर्स्ट मैच के फर्स्ट इनिंग का फर्स्ट डे है। इतनी ये लंबी जर्नी आने वाली है, आने वाले समय में है। तो इतनी लंबी जर्नी में भारत को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है और रोल डेफिनेटली प्ले करेंगे। पांचों के पांचों लेयर्स में, एप्लीकेशन लेयर में लीडरशिप लेंगे, मॉडल लेयर में बहुत अच्छे सॉवरेन मॉडल्स बनेंगे और चिप लेयर में बहुत बड़ी लीड भारत लेगा और इंफ्रा लेयर में $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो रहा है और एआई इम्पैक्ट समिट तक पूरी संभावना है कि 70 बिलियन 150 बिलियन तक पहुंचे इन्वेस्टमेंट। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत एआई के क्षेत्र में अपने सॉवरेन मॉडल विकसित करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि देश बहुत जल्द चिप निर्माण के मामले में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। वैष्णव ने जानकारी दी कि बुनियादी ढांचे में अब तक 70 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश हो चुका है। अगले महीने होने वाले भारत एआई शिखर सम्मेलन तक इस निवेश के 150 अरब डॉलर पहुंचने की संभावना है। करीब सभी टेक्नोलॉजी लीडर्स मिले हैं इन 2 दिनों में और इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे सभी भारत को एक मेजर एआई हब की तरह देखते हैं और उसी जर्नी में पार्टिसिपेट करने के लिए एआई इम्पैक्ट समिट में सभी आना चाहते हैं। कंफर्मेशंस सभी से ऑलरेडी रिसीव हो गए और अच्छे बड़े अनाउंसमेंट्स भी करीब सभी ने कहा कि भारत आके बड़े अनाउंसमेंट्स करेंगे। और साथ ही अगर हम बढ़े अगली खबर की ओर तो डावोस में हो रहे इकोनॉमिक फोरम के विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान यूरोपीय यूनियन के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एपोस्टोलोस से उन्होंने मुलाकात की। उड्डयन मंत्री ने और डावोस में आयोजित किए जा रहे सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने टिकाऊ नवाचार वाले पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली पर चर्चा की। बैठक का फोकस विमानन के टिकाऊ ईंधनों में नवाचार, ग्रीन विमानन और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्राथमिकता देने पर था।
इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक ग्रीन विमानन पहलों में भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया। उड्डयन मंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही दोनों नेता EASA और DGCA के बीच संयुक्त प्रमाणन, साइबर सुरक्षा और ड्रोन नियमन के क्षेत्र में संबंध मजबूत करने पर सहमत हुए। इससे भारत के विमानन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों के उच्च स्तर पर पहुंचने की संभावना है। ये बैठक भारत के विमानन क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल टिकाऊपन को बढ़ाने, सुरक्षा में सुधार करने और नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर के रामबन, बारामूला, बनिहाल, बटोटे, बडगाम, अनंतनाग, उधमपुर माता वैष्णो देवी भवन में आज जमकर बर्फबारी हुई। इससे हिल स्टेशन घूमने आए पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जम्मू के बटोटे में पेड़ पौधे तक बर्फ से ढक गए। अनंतनाग, डोडा, रामबन, बारामूला में रास्तों और वाहनों पर बर्फ की परत चढ़ गई है। इस बदलाव के कारण तापमान में गिरावट आई है। रामबन में बारिश और बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 28 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में मौसम खराब रहने और भूस्खलन होने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई है। दो पश्चिमी विक्षोभ से मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जबरदस्त बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन, बारामूला, बनिहाल, बटोटे, माता वैष्णो देवी भवन और हिमाचल प्रदेश में मनाली और शिमला समेत कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। जम्मू के बटोटे में पेड़ पौधे तक बर्फ से ढक गए हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं 3 जगह की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बर्फबारी हो रही है जमकर। रास्तों पर सफेद परत चढ़ गई है। ऐसे में हिल स्टेशन जो घूमने पहुंचे हैं पर्यटक, उनके लिए बेहद खास पल है ये। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, वहीं कुछ जिलों में बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। वहीं मनाली और धौलाधार पर्वतमाला में बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी और बारिश जारी रहने की संभावना है, जिससे पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं अगले 12 घंटों के दौरान चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में बर्फबारी की भी संभावना है। तो हिमाचल प्रदेश भी ढका बर्फ से और भारी बर्फबारी हो रही है हिमाचल में। शिमला में शिमला मनाली में भी बर्फबारी से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई। फिसलन और दृश्यता की कमी के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने घरों या होटलों में ही रहें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। अगर यात्रा अत्यंत आवश्यक हो तो केवल 4x4 वाहनों का ही प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश के पटनगरी मनाली में आखिरकार बर्फबारी का इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है। आज एक बार फिर से मौसम यहाँ पर जो है मेहरबान हो चुका और उसके बाद जो है मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड के इसमें ये तस्वीरें सबसे पहले दिखा, आप देखते हैं कितने मनमोहक ये नज़ारे हैं। जहां भी नजर दौड़ा वहां पर जो है लाइव स्नोफॉल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितने मनमोहक ये नज़ारे हैं। सीजन की पहली बर्फबारी जो है इसमें घाटी में यहाँ पर हो रही है और ऐसे में जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वे यहाँ पर आकर जो इसका लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि सुबह का समय है और अभी
उतनी चहलकदमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन बर्फबारी लगातार जारी है। और जिस तरह मौसम विभाग के द्वारा भी अनुमान जताया गया था कि घाटी में जो है बर्फबारी हो सकती है और उसके चलते देर रात से जो है मौसम ने करवट बदली और उसके बाद यहाँ पर जो है बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर बेसब्री से बर्फबारी का इंतजार करते हैं, आखिरकार आज उनका वो इंतजार भी यहाँ पर जो है खत्म हुआ है। फिलहाल मनाली में विंटर कार्निवल भी चल रहा है, तो ऐसे में सभी उम्मीद कर रहे थे कि विंटर कार्निवल में जो है बर्फबारी यहाँ पर हो, और ऐसे में आज जो ये बर्फबारी यहाँ पर जो हुई है तो इससे अब यहाँ पर जो कार्निवल का मजा भी जो दोगुना हो गया है। इसके साथ ही ये बर्फबारी ना केवल पर्यटन के लिहाज से बल्कि जो फसलें हैं यहाँ पर उसके लिए भी जो काफी महत्वपूर्ण, और ऐसे में सभी लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे कि घाटी में जो है बर्फबारी हो, क्योंकि पिछले करीब 3 महीने से यहाँ पर जो सूखा चल रहा था और आखिरकार आज वो सूखे का दौर भी यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं कि कितने मनमोहक नज़ारे, और काफी जो सैलानी यहाँ पर पहुंचे वे भी यहाँ पर आकर जो इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनाली से डीडी न्यूज के लिए सचिन शर्मा। तो यकीनन बर्फबारी ने जहां मौसम को खुशनुमा बना दिया है पर्यटकों के लिए, तो वहीं खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।